एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 73। लेक्चर नंबर 72 जो था उसमें हमने कंप्लीट किया अपना प्रीवियस चैप्टर नंबर 14, दैट वाज रिप्रोडक्शन। आज बेटा हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, इनहेरिटेंस। जी बेटा, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? इस चैप्टर को स्टार्ट करना है हमने। ये चैप्टर जो है आप ऐसा कह लें कि एक बेस है, एक थिंकिंग थी, एक थॉट था हमेशा से, और एक कह लें कि ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चंस थे कि ह्यूमन बीइंग या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही क्यों होते हैं। ये एक क्यूरियोसिटी थी, एक तजस्सुस था हमेशा से, ख़ास तौर पे ह्यूमन बीइंग्स में, कि ये बेटा पेरेंट्स के जैसे ही क्यों उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे पेरेंट्स के जैसे ही क्यों होते हैं। कुछ उनके करैक्टर्स जो हैं वो माँ के जैसे हैं, कुछ बाप के जैसे हैं, कुछ जो है वो कह लें कि फर्दर एंसेस्टर्स की तरह हैं, जैसे कि उनके दादा की तरह, परदादा की तरह, इनके ग्रैंडफादर्स की तरह। तो ये एक क्वेश्चन जो है, इसका सलूशन जो है वो इंसानियत हमेशा से ढूंढती रही है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का जो है कह लें कि यकीन था लोगों को पुराने ज़मानों में भी कि जी कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस का। यानी कि ट्रेड्स जो हैं, करैक्टर्स जो हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अब इस ट्रांसमिशन को जो है वो जज करना था। अब ऐसा कह लें कि लोगों को ये तो यकीन था कि पेरेंट्स से ट्रेड्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, लेकिन वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, ये एक कह लें कि एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को आपकी बुक में वो फरमा रहा है कि इस क्वेश्चन को रिमूव किया गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इस कह लें कि टॉपिक से रिलेटेड थे, इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे, करैक्टर्स की ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इनको समझने में हेल्प मिली है तो ग्रेगर मेंडल के काम से। ग्रेगर मेंडल जो हैं इन्होंने काम किया इनहेरिटेंस पे। दैट्स वाई हम आज के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के कह लें कि ख़िताब से नवाजते हैं कि जेनेटिक्स की, मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद उन्होंने रखी। अलबत्ता कुछ लॉज जो हैं उनमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी, कुछ लॉज में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थे, जैसे कि मेंडल के लॉज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। दोनों लॉज में कहीं ना कहीं पे जो है वो कुछ चेंजिंग्स करना पड़ी, लेकिन इसके बावजूद आप कह लें कि जो बेसिक्स थी वो ग्रेगर मेंडल के काम ने प्रोवाइड की। अब ग्रेगर मेंडल के लॉज के बाद बहुत हद तक लोग जो हैं उनको ये समझने में मदद मिली कि ट्रांसमिशन किस तरह से पॉसिबल है। हम इस चैप्टर में लॉज ऑफ ग्रेगर मेंडल जो हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हमारा ज़्यादातर काम जो है वो इनहेरिटेंस से इंट्रोडक्शन है। कुछ मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हैं आपकी बुक में, उसने इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एक कह लें कि 2 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल, पेज नंबर 94 पे 2 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल उसने जस्ट थोड़ी सी डिस्कशन दी हुई है अबाउट जेनेटिक्स। हम अच्छी तरह समझेंगे जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स का सेल के किस पोर्शन से ताल्लुक़ है।
देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है हमारा, इसको आप बेस बना के पूरा जो चैप्टर है उसको पढ़ पाएँ, पूरे चैप्टर को समझ पाएँ। ये एक टोटली डिफरेंट है। हमने कह लें कि पिछले चैप्टर्स पढ़े, किसी में हमने गैसियस एक्सचेंज के हवाले से पढ़ा, किसी में हमने जो है वो होम्योस्टेसिस के हवाले से पढ़ा। वो ज़रा मैक्रो लेवल के चैप्टर्स थे, वो उसमें जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे वो ज़रा मैक्रो लेवल के, बड़े लेवल की बातें थी, वो समझ में आ सकती थी। यहाँ पे हमें बहुत छोटे लेवल पे, आप कह लें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करनी है कुछ चीज़ें, फिर हमें जाके जेनेटिक्स की समझ आएगी और इनहेरिटेंस की समझ आएगी, और फिर ही हम जो है वो कैपेबल होंगे, जब हमें इन बेसिक चीज़ों का पता होगा तो फिर जाके हम जो है वो लॉज को पढ़ सकेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किसी हद तक जो है वो आपके भी कई एक क्वेश्चन जो हैं उनके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये कह लें कि जैसे कि आपके जहन में अभी भी ये क्वेश्चन होगा कि जी फ़लाँ बच्चा जो है उसकी आइज़ जो हैं वो ना तो बाप से मिलती हैं और ना ही माँ से मिलती हैं, लेकिन उसकी आइज़ जो हैं वो अपने दादाजी से मिलती हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसे क्वेश्चंस का भी किसी हद तक आपको जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आंसर मिल जाएगा। जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स से। आपकी बुक में उसने टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, तो हम अपना कह लें कि फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स या जेनेटिक्स। आप लोगों ने पार्ट 1 में यानी कि 9th के फर्स्ट चैप्टर में बेटा पढ़ा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, उनमें से एक ब्रांच जेनेटिक्स भी थी। हम उसी डेफिनेशन को लेंगे, फिर हम इस डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको मतलब ज़रा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे देखें बेटा, इसमें जेनेटिक्स जो है इसमें बेसिक वर्ड जो है वो है जीन। सो हम इसको बोलते हैं इट इज़ स्टडी ऑफ जीन्स। पहले नंबर पे तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ जीन्स and their role in inheritance. Study of genes and their role in inheritance. अब इस डेफिनेशन की रूह से अगर हम देखें तो हमारे पास ये इनहेरिटेंस जो है इसका वर्ड भी आ गया, ये टर्म भी हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे समझ पाएंगे इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। फिर दूसरी चीज़ जीन्स क्या है, हम इनको भी देखेंगे, और जीन्स का रोल। इस पूरे चैप्टर में हमने जीन्स का रोल और इनहेरिटेंस जो है इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। आपकी 10th की बुक चैप्टर नंबर 15 पे वो जेनेटिक्स को कुछ यूँ डिफ़ाइन कर रहा है। वो कह रहा है जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। उसने सिंपल इनहेरिटेंस कहा है, जबकि हमने जो 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी इट वाज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ये ज़्यादा सिंपल है, इसमें हम जीन्स को भी समझेंगे, हम लोकेट करेंगे जीन्स कहाँ पे होती हैं। ठीक है जी। सो वो कह रहा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। यहाँ पे बात पहुँची बेटा। तो अब हम इनहेरिटेंस को देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। आपकी 10th की बुक में जो उसने डेफिनेशन दी है उसमें वो कह रहा है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें उसने कहा है जीन्स और इनहेरिटेंस। बहरहाल हमें इनहेरिटेंस को समझना है, ये हमारे लिए एक कह लें कि टर्म ऐसी है जिसको हमें समझना यहाँ पे ज़रूरी हो गया। सो जी इनहेरिटेंस को समझते हैं कि इनहेरिटेंस जो है ये क्या चीज़ है। जी बेटा, आपकी बुक में ही नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है इनहेरिटेंस जो है एक्चुअली इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। वो कह रहा है इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जी इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स।
ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जी बेटा, सो इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यही बात तो वो पहले लोग करते थे कि किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं ट्रेड्स, कि कहीं ना कहीं पे लिंक है ट्रांसमिशन में बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो जी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे एक और नई बात आ गई, एक नई चीज़ आ गई, वो है ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें इसका मतलब भी समझना है, वो आपकी बुक में उसने इसका मतलब जो है वो अगेन समझाया हुआ है कि ट्रेड्स क्या है। हमने पहले बेटा डिफ़ाइन किया जेनेटिक्स को, फिर हमने उसमें से जो कह लें कि मुश्किल टर्म थी इनहेरिटेंस, उसको डिस्कस किया। अब हम ट्रेड्स की तरफ चलते हैं कि ट्रेड्स से क्या मुराद है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये इनहेरिटेंस की डेफिनेशन थी, अब हम ट्रेड्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। ट्रेड्स क्या हैं? ट्रेड्स असल में करैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी उसने फरमाया है। वो कह रहा है दीज करैक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेड्स, यानी कि जिन करैक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है उनको बोला जाता है ट्रेड्स। फिर आगे उसने एग्जांपल्स दी हैं। यहाँ पे हम पहले ट्रेड्स को देखते हैं। हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स which are transmitted from parents to offspring। सो ट्रेड्स असल में क्या हैं? ट्रेड्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि मज़ीद बात जो है वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट है, हाइट इन मैन, ये एक ट्रेट है। इसी तरह से हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, ये एक ट्रेट है। इसी तरह से स्किन कलर है, ये बेटा ट्रेट्स हैं। आई होप सो कि मैं आपको ये चीज़ें समझाने में कामयाब हुआ। हमने सबसे पहले जो है वो डिफ़ाइन किया जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स जो है इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अभी हमने जीन्स की तरफ आना है, हमने इनहेरिटेंस की बात की है, क्योंकि आपकी बुक में और जो आपने 9th की बुक में पढ़ा डेफिनेशन, दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे तो वो आपकी गलत तस्वर नहीं होगी, दोनों ही डेफिनेशन ठीक हैं। बल्कि मेरे ख्याल में ये वैलिड है कि इसमें जीन्स का उसने जिक्र कर दिया और हमारे समझने में भी हमें आसानी होती है कि जेनेटिक्स जो है इट इज़ रिलेटेड टू जीन्स। वो वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, उसके नाम से ही ज़ाहिर जो है वो हमें समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इनहेरिटेंस को हमने डिफ़ाइन किया ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि ट्रांसमिशन का नाम जो है इनहेरिटेंस जो है ये असल में ट्रांसमिशन का नाम है। किन की ट्रांसमिशन? ट्रेड्स का। इनहेरिटेंस जो है इसमें ये हम बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो है बेटा ये है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स। अब ट्रेड्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये असल में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। फॉर एग्जांपल हाइट इन मैन है, ब्लड ग्रुप है और स्किन कलर है। अब देखें ब्लड ग्रुप जो है ये इंसान की जीन्स ने डिसाइड करना है और ये जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से मिली हैं। हमें जो जीन्स, हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये इस वजह से है कि ये हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स मिली हैं और उन्होंने स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप जो है उसको जनरेट किया है। ठीक हो गया जी? जी बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने
एक दो एग्जांपल्स और दिए, एक दो बातें और की हैं। वो कह रहा है पेरेंट्स पास कैरेक्टर्स टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन, जो मैं अभी बात कर रहा था। फिर वो कह रहा है इक्वल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स। यानी कि यहाँ पे अब उसने जीन्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जीन्स क्या हैं, कहाँ पे लोकेट होती हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, इनको ज़रा हम देखते हैं। अच्छा जी, इस बात को समझने के लिए कि जीन्स कहाँ पे हैं और जीन्स को हम डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। जीन्स को डिफ़ाइन तो हम प्रॉपरली जो है इनके अगले सेक्शन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले जीन्स को बेटा लोकेट कर लेते हैं। अब ये देखें, लेट्स से ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर आप लोगों ने चूँकि 4th चैप्टर पढ़ा है तो आई होप सो कि ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी जी। एनिमल सेल के अंदर बेटा ये है सेंट्रल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये एक थ्रेड लाइक मटेरियल है, थ्रेड लाइक मटेरियल है। इस थ्रेड लाइक मटेरियल को हम बोलते हैं, ये क्रोमैटिन है। इसको बेटा हमने बोला इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड जो मटेरियल है इसको बेटा हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये मॉडिफाई हो जाता है और क्रोमैटिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉइल्ड फॉर्म नोन एज क्रोमोसोम्स। ये स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स के हवाले से बेटा आप बहुत अच्छी तरह से जो है वो 4th चैप्टर में 5th चैप्टर में सेल साइकिल के चैप्टर में इन ग्रेड 9 आप अच्छी तरह जो है वो पढ़ चुके हैं। अब ज़रा ये देखें, ये लेट्स से बेटा क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। इसी तरह से ये बेटा दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम्स हैं। हमने न्यूक्लियस को देखा और न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमैटिन को देखा। क्रोमैटिन जो है वो मॉडिफाई हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि क्रोमैटिन जो है उसमें क्रोमोसोम जो हैं, यानी क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स की फॉर्म कब लेता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम जो हैं वो अपीयर होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब यह है कि हम जस्ट क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, इन डिवाइडिंग फेज़ होता है। और इसके बारे में आप डिटेल में बेटा पढ़ चुके हैं सेल साइकिल के चैप्टर में, माइटोसिस और मायोसिस में अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने। तो जी अब क्रोमोसोम जो हैं ये क्या है, असल में क्रोमैटिन की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, कॉइल्ड फॉर्म है। अब क्रोमोसोम के ऊपर अभी आपको समझाने के लिए इसको फर्दर हम फिर देखते हैं कि जीन्स एक्चुअली क्या हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर आम तौर पर हम बैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये बैंड्स जो हैं आप कह लें कि ये जीन्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये बेटा जीन्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ये बैंड्स जो शो हो रहे हैं ये जीन्स हैं। इट मीन्स के क्रोमोसोम जीन्स का जो कंसर्न है वो क्रोमोसोम्स के साथ है। जीन्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं? नहीं, क्रोमोसोम का ये हिस्सा है जीन्स। आप ऐसा कह लें कि जीन्स जो हैं ये छोटे छोटे पीसीज हैं और सारा का सारा क्रोमोसोम जो है वो इन सब के मिलने से बना हुआ है। बहरहाल इसको डिटेल में हम अभी देखते हैं। फ़िलहाल हमने ये देखा कि न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बेटा है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमैटिन, ठीक है। और क्रोमैटिन के अंदर क्रोमैटिन जो है मॉडिफाई होता है, कॉइल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो बैंड्स मैंने शो किए हैं इनको आप फ़िलहाल जीन्स समझ सकते हैं। ये बैंड्स जो हैं इनको आप जीन्स समझ सकते हैं कि ये जीन्स हैं, ठीक है। ये था बेटा एक एनिमल सेल।
प्लांट सेल में भी इसी तरह से कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इसी तरह से क्रोमोसोम है। एक चीज़ और मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं आपको अगर ये चीज़ बता रहा हूँ तो साथ ही एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ, वो हम डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। ये जो क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक मटेरियल है, ये असल में एक सेमी सॉलिड साइटोप्लाज्मिक लाइक मटेरियल के अंदर पड़ा हुआ होता है, यानी कि ये सारा मटेरियल है ब्लू कलर से जो मैंने शो कर दिया। तो इसके दरमियान में ये रेड कलर का जो है, रेड कलर के थ्रेड्स पड़े हुए हैं, और थ्रेड्स को तो हमने बोल दिया क्रोमैटिन। असल में ये जो कह लें कि जेली लाइक मटेरियल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोसोम नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, माजरत, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जी न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, आप ऐसा कह सकते हैं जिस तरह से सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है मॉडिफाई होता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम पे जीन्स मौजूद होती हैं। एक और बात क्लियर कर दूं, क्या जब क्रोमोसोम जो है, जब क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं, तो तब जीन्स नहीं होती? तब भी होती हैं, तब भी जीन्स हैं। असल में क्रोमोसोम आप कह सकते हैं कि ये जीन्स पर मुश्तमिल हैं। जीन्स जो हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स हैं किस चीज़ के? आइए नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हमारे टॉपिक का दूसरा कह लें कि पोर्शन जो है, दूसरा की पॉइंट है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जी बेटा, जेनेटिक्स वाला पोर्शन क्लियर हुआ। क्रोमोसोम्स और जीन्स को देखते हैं। हमने बहुत हद तक इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमने क्रोमोसोम्स को लोकेट किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इनको देखेंगे। वो कह रहा है, पहले उसने जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। जीन्स के हवाले से वो कह रहा है कि जीन्स जो हैं ये हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, या जीन्स कॉन्सिस्ट ऑफ डीएनए, जीन्स कॉन्सिस्ट ऑफ डीएनए। फिर वो कह रहा है दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जीन, हम मेरी बात ज़रा समझनी है। लेट्स से हम आगे डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल ये देखें, अभी तक आप छोटी क्लासेस में ये पढ़ के आए होंगे कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। लेट्स से मैं इस तरह से शो कर देता हूँ, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये डीएनए। अब डीएनए जो है इसका एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है, लेट्स से यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये भी एक जीन हो सकता है, बशर्ते कि इस जीन में, इस फ्रेगमेंट में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखना, डीएनए जो है, डीएनए एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, डीएनए एक्सप्रेसेस itself in the form of proteins। डीएनए अपने आप को प्रोटीन्स की फॉर्म में शो करता है। अब जीन्स जो हैं बेटा, जीन्स को वो कह रहा है कि जीन्स आर एक्चुअली कॉन्सिस्टेड ऑफ डीएनए। अब ये बात आपको समझ आ गई कि डीएनए पर मुश्तमिल हैं जीन्स। अब हमने ये देखा कि ये डीएनए, तो डीएनए में बेटा एक नहीं, दो नहीं, ये लाखों जो हैं वो जीन्स मौजूद हैं। मैंने कहा कि ये जीन जो है ये भी हो सकती है, या जीन जो है वो डिफरेंट लेंथ्स की हो सकती हैं,
ये असल में फ्रेगमेंट पे मुश्तमिल हो, फ्रेगमेंट पे डिपेंड करता है कि फ्रेगमेंट कितना बड़ा कितना छोटा है। उसी तरह से जीन जो है वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी जीन है। तो ये जीन जो है, ये जो हमने शो की, अब हम जीन इसको तब बोल सकते हैं जब बेटा ये जीन जो है ये कंटेन करती हो, जीन कंटेन स्पेसिफिक instructions for protein synthesis। मैंने आपसे कहा कि डीएनए का असल मकसद है प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना, क्योंकि डीएनए जो है वो अपने आप को शो करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए, ये हमने कहा डीएनए एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह से यहाँ पे हमने कहा कि डीएनए पर मुश्तमिल होती हैं जीन्स। अब हर एक जीन जो है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, इंस्ट्रक्शन मौजूद होंगी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि असल में एक जीन जो है वो डीएनए ही है, लेकिन वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। शॉर्टर फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। जितनी छोटी जीन है उस पर हो सकता है इन्फॉर्मेशन उतनी कम हो, इंस्ट्रक्शंस उतनी कम हो, उतनी कह लें कि छोटे साइज़ की जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज की जाए। तो डीएनए का बेसिक पर्पस जो है, जीन्स का बेसिक पर्पस, डीएनए का बेसिक पर्पस, यानी कि दोनों ही इनका पर्पस होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमने कहा कि जीन्स जो हैं कॉन्सिस्ट ऑफ डीएनए। जीन्स जो हैं उनको हम बोलेंगे, एक जीन जो है इट कॉन्टेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लें जी, ये बात होगी। उसके बाद वो कह रहा है ये इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन्स वी विल हैव टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन डिटेल। जैसे मैंने पहले बात की, पहले मैंने क्रोमोसोम्स की बात की, फिर मैंने जीन्स की बात की। तो पहले हम जो है वो ज़रा देख लेते हैं क्रोमोसोम्स को। वो कह रहा है जीन्स को अगर इन डिटेल समझना है तो क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं। हम क्रोमोसोम्स की बात इस तरह से करते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। लेट्स से हमारे पास ये एक ह्यूमन सेल है, लेट्स से ये हमारे पास एक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल का हमें पता है कि एक ह्यूमन सेल जो है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम। लेट्स से बेटा ये एक ह्यूमन सेल है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। ये 46 क्रोमोसोम जो हैं ये दो पेयर्स की फॉर्म में होंगे। आप ऐसे कह लें ये पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम्स हमेशा इस तरह से होंगे, इस तरह से। ऑल्दो इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, क्रोमोसोम्स हमेशा इस तरह से पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनमें से आप देखें रेड जो है वो रेड क्रोमोसोम जो हैं वो एक सेट बना रहे हैं और ब्लैक क्रोमोसोम एक सेट बना रहे हैं। रेड क्रोमोसोम एक सेट बना रहे हैं और ब्लैक जो हैं उनको हम एक सेट कंसिडर कर लेते हैं। तो याद रखना ये इस तरह से हम शो कर देते हैं। जो रेड हैं, रेड क्रोमोसोम है एक्चुअली 23। इसी तरह से बेटा ब्लैक जो हैं, ब्लैक भी हैं 23 प्लस 23 टोटल तो हो गए 46। लेकिन हम रेड वाला जो है इसको एक सेट बोलेंगे, ब्लैक वाले क्रोमोसोम्स को हम दो सेट बोलेंगे, दूसरा सेट बोलेंगे। ठीक हो गया जी। अब यानी कि 23 का एक सेट और 23 का दूसरा सेट, दो सेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। फिर से मैं उस लाइन की तरफ आता हूँ। वो आपकी बुक में लाइन बोल रहे हैं, वो कह रहा है द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। द टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये देखें, आपने देखा फर्स्ट पेयर जो है इसमें भी दो क्रोमोसोम, सेकंड दो क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम्स हैं। तो वो कह रहा है एक सेट के दो क्रोमोसोम, जैसे कि ये बेटा ये दो क्रोमोसोम्स हैं, हम इनको बोलेंगे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। आपकी बुक में उसने बताया है कि जो क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में होते हैं हम उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
ये हो गए बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक और पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में उसने जस्ट ये मेंशन किया है कि ये जो पेयर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा, इनके अंदर कह लें कि जीन्स जो होती हैं वो सेम ट्रेड्स की मौजूद होती हैं। सेम ट्रेड्स की जीन्स रखने वाले क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हर एक जीन जो है वो पेयर फॉर्म में होती है, क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में, तो जीन्स जो हैं वो भी पेयर फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इधर देखें तो सबसे ऊपर ये जीन मौजूद है रेड कलर की, इधर भी रेड कलर की जीन मौजूद है। ये जिस ट्रेट के लिए जीन मौजूद होगी, ये जीन जिस ट्रेट के लिए है उसी ट्रेट के लिए ये जीन मौजूद होगी। लेट्स से ये जीन हेयर कलर के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीन हेयर कलर की है, ये ऊपर वाली जीन, तो इधर भी हेयर कलर के लिए होगी। मैं फ़िलहाल ट्रेट की बात कर रहा हूँ, हेयर कलर ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ठीक है, कैसा है वो अलग बात है। फ़िलहाल हेयर कलर एक ट्रेट है और उसका ब्लैक, ब्राउन या रेड होना ये स्पेसिफिक ट्रेट हो जाएगा। ये उस ट्रेट की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। हमारे पास फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ट्रेट के लिए जीन्स हैं। जिस ट्रेट के लिए जीन इस क्रोमोसोम पे मौजूद है उसी ट्रेट के लिए जीन इस क्रोमोसोम पर मौजूद है। ऐसे क्रोमोसोम जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं इन अ सेल, इन अ न्यूक्लियस ऑफ सेल, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम ट्रेट्स की जीन्स मौजूद होती हैं। अगर इस क्रोमोसोम पर हेयर कलर की जीन है तो इधर भी हेयर कलर की जीन है, इधर अगर आई कलर की जीन है तो इधर भी आई कलर की जीन होनी चाहिए। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद हाँ, एक एक्सेप्शन है, ये हायर क्लासेस में जाके आप देखेंगे कुछ क्रोमोसोम पे कुछ जीन स्किप होती हैं। मेरे कहने से मुराद ये है कि ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए कि सेम ट्रेट्स की। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम जैसे कि XY या XX क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम हम इनको बोलते हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। बहरहाल ये हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग में 23 के 2 पेयर्स मौजूद होते हैं, यानी कि 23 रेड कलर के और 23 ब्लैक कलर के, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट किया। इन टोटल 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग में। अब इन क्रोमोसोम को अगर इन डिटेल देखें, आप लोग जो है वो पढ़ के आए हैं उधर 9th में कि क्रोमोसोम जो हैं इनके अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, 2 तरह के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स और DNA। प्रोटीन्स और DNA। अब प्रोटीन्स और DNA जो हैं वो किस तरह से मौजूद है एक क्रोमोसोम के अंदर, अब ज़रा इसको इस तरह से देखना है। क्रोमोसोम जो हैं वो पहले इस तरह से, लेट्स से ये थ्रेड फॉर्म में मौजूद हैं। क्रोमोसोम फिर इस तरह से कॉइल होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये इस तरह से कॉइल हो जाते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस तरह से शो कर रहा हूँ, कॉइलिंग होगी। अब जैसे आपको ये बीड्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बीड्स बनते हैं DNA और क्रोमोसोम से। किस तरह से, ये ज़रा देखें। क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 2 थिंग्स। कौन कौन सी? एक इसमें बेटा मौजूद होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, और दूसरी चीज़ मौजूद है DNA। हिस्टोन प्रोटीन्स और DNA। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इनके गिर्द DNA रैप्ड होता है, लिपटा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, लेट्स से ये दूसरी हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये तीसरी हिस्टोन प्रोटीन है, लेट्स से, और ये चौथी हिस्टोन प्रोटीन है। एक हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इनके दरमियान में लिंक डेवलप करती है। लेट्स से इसको हम इस तरह से ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ये एक 5th टाइप की हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर DNA लिपटा हुआ होगा। किस तरह से? ये DNA ने इसको रैप किया होगा इस तरह से। ये DNA लिपटा हुआ है इस तरह से। ये DNA, तो DNA इस तरह से इसके गिर्द लिपटा हुआ है, ऐसे कह लें। इस तरह से DNA मॉलिक्यूल जो है
वो इस तरह से इसके गिर्द लिपटा हुआ है। अगेन फिर इसी तरह से, तो हम इस रेड कलर को कह देते हैं कि ये DNA, रेड कलर की जो मैंने एक स्ट्रिप बनाई है ये DNA। तो DNA इस तरह से इसके गिर्द लिपटता हुआ ऐसे ही, ये DNA इसी तरह से फिर अगेन इधर से स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ नेक्स्ट बीड बन जाएगी। ये एक बीड बन गया, स्ट्रिंग के साथ एक बीड। वो कह रहा है कि DNA जब प्रोटीन्स के गिर्द लिपटता है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। हम इस एक स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, इस एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ज़रा ये देखें, वो कह रहा है ऐसे बेशुमार बीड्स बनेंगे, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे ही बीड बनेगा, फिर इसी तरह से DNA जो है वो लिपटता हुआ नेक्स्ट चलेगा, फिर अगले बीड के साथ जो है वो इस तरह से जो है वो रैप होगा, इसी तरह से नेक्स्ट। तो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जो है वो DNA इस तरह से लिपटता हुआ नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट इस तरह से। अब ये ऐसे अपीयर होता है इस तरह से, जैसे मैंने शो किया यहाँ पे कि ये एक बीड है DNA, ये एक दूसरा बीड है DNA, बीड DNA, बीड DNA। तो वो कह रहा है कि ये इस तरह से अपीयर होता है लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये न्यूक्लियोसोम्स जो हैं दे अपीयर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो ये फिर कॉइल होते हैं, ये सारा DNA अलॉन्ग विद बीड्स ऑन स्ट्रिंग या न्यूक्लियोसोम्स, ये सारे कॉइल होते हैं। इस तरह से कॉइलिंग होती जाती है, फिर सुपर कॉइलिंग होती है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो एक DNA बना देती हैं। आप ऐसा कह लें, सारी चीज़ें मिलकर क्रोमोसोम बना देती हैं। DNA रैप करेगा प्रोटीन्स को, फिर ये प्रोटीन्स और DNA सुपर कॉइलिंग में जाएंगे, फिर फर्दर सुपर कॉइलिंग में जाएंगे, यानी कि कॉइलिंग होगी फिर सुपर कॉइलिंग, और इस तरह से जो है वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, और जिससे जाके फिर स्ट्रक्चर बनेगा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। ठीक हो क्या जी? जी बेटा। अच्छा जी, एंड पे वो ये कह रहा है कि DNA इज़ ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम। ये हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये यहाँ पे दूसरा तीसरा न्यूक्लियोसोम, इनके दरमियान में भी DNA जो है वो प्रेजेंट होगा। फिर वो कह रहा है एंड फॉर्म्स राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड nucleosome. DNA also present between nucleosome. In this way the nucleosome and the DNA between them look like beads on a string. लें जी, ये थी बातें। अब आप देखें कि ये जो DNA लिपटा हुआ है, इस DNA की बात हो रही है कि DNA के छोटे छोटे से पीस जो हैं, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये जीन्स कहलाएंगे। ये DNA जो है, इसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जीन्स कहलाएंगे। बेटा आई होप सो आपको जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स और जीन्स की समझ आ गई होगी। जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, इनहेरिटेंस और जीन्स की समझ आ गई होगी। ये इन्हीं चीज़ों पे जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बेस करेंगे, और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि क्रोमोसोम जो हैं वो किस तरह से सिंथेसाइज हुए हैं, किस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्टेड हैं, किस तरह से वो मुश्तमिल हैं दो चीज़ों पर। ठीक है जी। तो अब एक आखिरी बात कि हर एक स्पीशीज़ का एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग का 46 जो है वो क्रोमोसोम नंबर है, और ये फ़िक्स होगा हर सेल में, बशर्ते कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो होती हैं, वो आप लोगों ने कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनका जिक्र आप लोगों ने सेल साइकिल के चैप्टर नंबर 5 ग्रेड 9th में पढ़ लिया हुआ है। जी बेटा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 74 के साथ हाज़िर होऊंगा। आज का असल में लेक्चर इंट्रोडक्टरी था। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है विद डायग्राम्स, जहाँ पे डायग्राम उसने दी है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 74 के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।